हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का पढ़ ले नीट चैनल पर। सो माय नेम इज याक्षु, योर केमिस्ट्री टीचर। सो बच्चों आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, और हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखी थी क्या होती है, ठीक है। उस पे बेस कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। सो आज हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफेक्ट, जिस पर से रिलेटेड आपके नीट के एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो आप ये सारी चीजों को फिजिक्स में भी आगे चल के पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है और समझना है और देखना है क्या होता है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही होगी, इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है क्या है, मान लो एक मेटल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो देखो क्या होता है, जब एक मेटल सरफेस पे कोई लाइट गिरती है, कोई लाइट गिरती है, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, एक सूटेबल एनर्जी की लाइट गिरती है, तो क्या होता है मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। इसी इफेक्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी मेटल के सरफेस पे कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, अब आप बोलोगे कि मैम आप ये क्यों बोल रहे हो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, अभी समझ में आ जाएगा। तो बेटा जब एक मेटल के सरफेस पे एक हाई फ्रीक्वेंसी की, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, तो होता क्या है कि मेटल के सरफेस पर से, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। इसी फिनोमिना को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को बच्चे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सो मेटल के सरफेस पे एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी और मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे बाहर। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेटल का सरफेस था, उस पर लाइट गिरी, लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए। अब ये बैटरी इसलिए लगाई है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आगे तक पहुंच जाए, ठीक है। अब एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें थी उसके बारे में, वो सारी चीजें हमको बहुत डिटेल में पढ़नी है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और उसी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं। सो वो हम लोगों को देखने हैं, ठीक है। सो सबसे पहली बात, सो लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ऑन द सरफेस, आउट ऑफ द सरफेस। तो जैसे ही मेटल के सरफेस पे लाइट गिरती है, मेटल के सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा बोला जाता है क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो द करंट फ्लोज विच ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस फिनोमिना को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, राइट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस वगैरह थी जो देखी गई थी। सबसे पहले हमें उनको जानना है, उनको समझना है कि क्या थी वो ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हर्ट्ज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, कुछ मेटल्स लिए लाइक पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, और उन पे एक सूटेबल हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को गिराया, ठीक है। और उसने क्या देखा कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। तो उसने क्या देखा कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं, और इसी फिनोमिना को उसने किसका नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट के टाइम में उसने और भी कई सारी ऑब्जर्वेशंस देखी। क्या ऑब्जर्वेशन देखी, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो थी वो बेटा ये थी कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने क्या देखा कि लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने में कोई टाइम लैग नहीं है। जैसे ही लाइट गिरेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जैसे ही लाइट गिरेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में कोई भी टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं है, ठीक है। सो लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में कोई टाइम लैग नहीं है। जैसे ही लाइट गिरेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जैसे ही लाइट गिरेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। देयर इज नो टाइम लैग, है ना, कोई टाइम लैग नहीं है कि लाइट गिर रही है फिर काफी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एज सून एज द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मैं बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी, तो जैसे ही बेटा एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, ठीक है,
मतलब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले के। अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? हाँ, निकलेंगे। लेकिन हर मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको चाहिए होगी, ठीक है ना। तो चलिए, अब मेरे पास कुछ टर्म्स आती है बेटा, दैट इज द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालना है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स और मेटल का जो न्यूक्लियस होगा उसके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शंस होंगी। उन अट्रैक्शंस को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। मेटल के न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी बेटा? कुछ ना कुछ अट्रैक्शंस होगी। उन अट्रैक्शंस को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है और मेटल का जो न्यूक्लियस है उनके बीच में अट्रैक्शन को खत्म करना होगा, तभी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से बाहर निकल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें ना एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको चाहिए होती है ना, जो उस अट्रैक्शन को खत्म कर सके, है ना, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल सके, है ना। तो बस यही मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो चाहिए होती है मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, या फिर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको होने के लिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा एक टर्म मेरे पास यहां पे आती है विच इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? कि कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकले। कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए जिससे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल से बाहर निकले? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या बोली जाती है? वो बोली जाती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोली जाती है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोली जाती है, ठीक है। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्योंकि मैंने बोला ना, अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालना तो हमें कुछ अट्रैक्शंस को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालना है तो कुछ अट्रैक्शंस को हमको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन रिएक्शंस को ओवरकम करने के लिए कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए। तो जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको चाहिए होती है ना, दैट इज द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है और आके मेटल के सरफेस पे टकरा रही है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं आ रही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब बेटा इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? न्यू नॉट से। किससे डिनोट करते हैं? न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो बच्चे, इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। किससे डिनोट करते हैं? न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, नहीं तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। बिलो दिस फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड। इस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर लाइट आएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। एंड इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हर मेटल के लिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, ठीक है। हर मेटल के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए वो अलग अलग होगी। सो एवरी मेटल हैज देयर डिफरेंट थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल की बेटा जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। सो मेटल में से, तभी मैं बोल रही हूँ कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, है ना, क्योंकि जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो अट्रैक्शंस को ओवरकम करना पड़ेगा। अट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमको चाहिए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमको चाहिए होगी, ठीक है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमको चाहिए होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से दिखाते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से कम की अगर लाइट आएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, हर मेटल की अपनी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हर मेटल की अपनी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे बेटा मैं बोल सकती हूँ कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। मतलब एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए ना मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, है ना। सो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की लाइट रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से मेटल को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जो लाइट चाहिए
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड एनर्जी, थ्रेश होल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए उसको बोलेंगे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, और जिस मिनिमम एनर्जी की लाइट चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड एनर्जी, या फिर बेटा इसको हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, या फिर बच्चे इसको हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। तो अगेन मेरा सवाल ये है कि क्या बच्चे हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? हाँ निकलेंगे, हर एक मेटल से निकलेंगे, ठीक है। बस ये है कि हर एक मेटल की जो थ्रेशोल्ड, हर मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। हर मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, राइट, क्लियर है। जैसे हर पर्सन की अपनी अलग अलग क्या होती है, जैसे आवाज होती है ना, वैसे ही हर मेटल का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। सो वर्क फंक्शन क्या है, इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है ना। अब देखो आप सभी जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है hc/λ, ठीक है। तो बेटा आप सभी जानते हो कि एनर्जी क्या होता है, hc/λ, या फिर न्यू क्या होता है, न्यू होता है c/λ, है ना। तो हमने न्यू नॉट को क्या बोला, न्यू नॉट को बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए जो आए और वहां के मेटल से टकराए और जिससे फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, है ना। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम है। फ्रीक्वेंसी बेटा क्या है, सो फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है, मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है ना, तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, यानी कि वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी, ठीक है। सो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो बेटा वेवलेंथ क्या होगी, सो वेवलेंथ मेरे पास मैक्सिमम होगी। वेवलेंथ क्या होगी बच्चे, मैक्सिमम होगी, ठीक है। सो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम बोल रहे हैं जितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, या फिर जितनी मिनिमम एनर्जी की लाइट चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। सो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसीलिए एक और टर्म आती है बेटा मेरे पास विच इज थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। इसीलिए बच्चे एक और टर्म मेरे पास आती है विच इज थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, और थ्रेश होल्ड वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो मेरे पास एक और टर्म चाहिए होती है, दैट इज थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, जिसको बेटा हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, तो इसलिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट चाहिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ बोलेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट हमको चाहिए होगी उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, सो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट चाहिए, है ना, इंसिडेंट लाइट की जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, है ना, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सरफेस, उसको क्या बोलेंगे, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ हम लोग बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स तभी बाहर निकलेंगे जब इंसिडेंट रेडिएशन जो आ रही होगी उसकी सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। अब आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी इस मिनिमम से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे। सिमिलरली, है ना, जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, है ना, दैट इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। सो आने वाली लाइट की जो एनर्जी है वो इस मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर इतनी ही होनी चाहिए, तभी बेटा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं तो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स फिर
बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो इसीलिए पीछे ना एक लाइन लिखी हुई थी, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट के स्ट्राइक करने में और इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने में कोई टाइम लैग नहीं है। जैसे ही लाइट गिरेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इट मीन्स दैट एज सुन एज द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, लिखा हुआ है हेयर सूटेबल फ्रीक्वेंसी मीन्स अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए चाहिए। अब आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नहीं तो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नहीं तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, राइट। सो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट का मतलब है कि अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। अब बेटा जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, या फिर जो वर्क फंक्शन होता है उसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। किससे? फाई का एक सिंबल होता है, सो फाई से भी इसको हम लोग डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो फाई से भी इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो फाई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी hc बाय लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फाई इज द वर्क फंक्शन, इट इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या होगी? मैं पहले यहाँ पे ये लिखती हूँ, कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहली बात, कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या होगी? ठीक है, सो कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या होगी? हमें पता है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, विच इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जितनी मिनिमम एनर्जी हमको चाहिए, दैट इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। हर मेटल का अपना वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी अलग होगी, मिनिमम एनर्जी अलग होगी, जो कि रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब अगर मेरी इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है, अगर मेरी इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है ना, वो वर्क फंक्शन से कम है। EI का मतलब है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, सो अगर बेटा मेरी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम है, वर्क फंक्शन तो वो है ना जो मेरी मिनिमम एनर्जी मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अब मान लो मिनिमम एनर्जी चाहिए 10 जूल, अब जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी मान लो है 5 जूल, तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे क्या? नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी तो मान लो 10 जूल चाहिए। अब आने वाली लाइट की मान लो एनर्जी है 5 जूल, तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। सो अगर बेटा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब आने वाली लाइट की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। सो यहाँ पे न्यू आई क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। न्यू आई बेटा यहाँ पे क्या है? सो यहाँ पे न्यू आई है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो अगर बेटा इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। देन बेटा नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, एंड नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को हमें मिलेगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि अगर आने वाली इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी
वर्क फंक्शन से कम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मान लो एनर्जी चाहिए कि 10 जूल, लेकिन आने वाली रेडिएशन की जो एनर्जी है वो मान लो है 5 जूल, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। सिंपल सी बात है ना। सो इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन इन दैट केस नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेटा नहीं निकलेंगे, एंड नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। बट इफ मेरे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन, अब अगर आने वाली रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है या उससे ज्यादा है, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इन दैट केस बेटा, तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इन दैट केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, उस केस में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इन दैट केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उस केस में बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, सो अगर आने वाली रेडिएशन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, या फिर जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उससे ज़्यादा है, जैसे मान लो चाहिए 10 जूल और आ रही है 15 जूल, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। अगर मान लो आ रही है 10 जूल, सॉरी मतलब मान लो कि वर्क फंक्शन आ रही है 15 जूल मैंने बोला, और मान लो चाहिए 10 जूल निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। मान लो चाहिए 10 जूल आ रही है 5 जूल, तो नहीं निकल पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है ना वर्क फंक्शन से कम है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, सो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास ऑब्जर्व होगा। ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा हमारे पास ऑब्जर्व होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। सो अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, है ना, वरना नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट था मेरे पास, कंडीशंस टू शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा कब? जब आने वाली रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सरफेस, या फिर आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तभी हमने बोला एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बेटा आगे चलते हैं और अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। अब देखो लाइट, मान लो कि हमें ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब मान लो आने वाली जो लाइट है उसकी एनर्जी है 15 जूल, है ना। ऐसा सोच के देखो, थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लो कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे चाहिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब आने वाली लाइट की एनर्जी मान लो कितनी है, 15 जूल है, तो देखो 10 जूल तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल हो जाएगी, 15 में से 10 तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, 15 में से 10 तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल हो जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। अब बाकी बची 5, तो बाकी की 5 का क्या? तो बाकी की जो 5 बची ना, उसको ना इलेक्ट्रॉन एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके निकल लेता है, तो उसको लेके जो इलेक्ट्रॉन है वो एज एन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके वो निकल लेगा बाकी की बची हुई 5 जूल को, है ना। यानी कि यहां से मैंने क्या देखा कि बेटा मेरे पास जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है, दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो मेरे पास है, जो बच्चे मेरे पास इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, वो 2 पार्ट्स के अंदर 2 चीज़ों में यूज़ होती है, 2 चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी देखो 2 चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। पहली वो इस्तेमाल हो रही है वर्क फंक्शन के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट 2 चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहला वर्क फंक्शन की फॉर्म में मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मेटल से
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और बाकी की बची हुई एनर्जी यूज हो रही है एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो बाकी की बची एनर्जी कैसे यूज हो रही है? एज काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो बाकी की बची हुई एनर्जी बेटा कैसे यूज हो रही है? वो यूज हो रही है एज काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दो पार्ट्स में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, दो पार्ट्स में इस्तेमाल हो रही है। पहली बात, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, विच इज अवर वर्क फंक्शन। ठीक है, और दूसरा जो बाकी की बच गई उसको लेके इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके निकल गया, है ना। यानी कि इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो दो पार्ट्स में इस्तेमाल हुई, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और फिर बाकी की बची हुई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो बस यही से बेटा मेरे पास क्या आता है? यही से मेरे पास आती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, विच इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस में के ई मैक्स। के ई मैक्स का मतलब है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है ना बेटा, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इसी इक्वेशन को बेटा हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना। तो बस यही तो होती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दो पार्ट्स में इस्तेमाल होगी, कुछ वर्क फंक्शन की फॉर्म में यानी कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और बाकी की बची हुई एनर्जी इस्तेमाल होती है एज काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई मैक्स। तो बस यही तो होती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस यही क्या होती है बेटा? यही मेरे पास होती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना। सो हमने क्या देखा? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? ई आई इज इक्वल टू फाई प्लस में के ई मैक्स। के ई मैक्स क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हम बस लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बट ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, है ना। मतलब जैसे मैंने बोला कि 10 तो चलो इस्तेमाल हो गई वर्क फंक्शन की फॉर्म में, बाकी की 5 काइनेटिक एनर्जी, तो 5 तो मेरे थियोरेटिकल है जो मैक्सिमम जितनी होनी चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि 5 ही काइनेटिक एनर्जी हो, 5 से कम होती है बेसिकली। ठीक है, क्यों होता है ऐसा अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो हमारी इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही लिखते हैं जो कि होनी चाहिए। ठीक है ना, जो कि होनी चाहिए। यहाँ पे फाई बेटा क्या है? फाई इज द वर्क फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चे फाई क्या है? सो फाई बेटा मेरे पास यहाँ पे है वर्क फंक्शन। क्या है बच्चे? वर्क फंक्शन है, राइट। सो फाई इज द वर्क फंक्शन। ठीक है, अब ई आई क्या होता है? सो ई आई बेटा मेरे पास होता है एच न्यू आई, है ना, एच न्यू आई। ई आई यहाँ पे क्या है? ई आई इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मैं लिख देती हूँ, एक एक टर्म का मतलब लिख रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो ई आई इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ई आई बेटा क्या है? ई आई इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब ई क्या होता है? एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू तो होता है, तो ई आई की जगह मैंने क्या लिख दिया? ई आई की जगह मैंने लिख दिया एच न्यू आई। यहाँ पे न्यू आई क्या है? न्यू आई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, सो न्यू आई बच्चे क्या है? सो न्यू आई है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, सो न्यू आई बेटा क्या है? सो न्यू आई है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ओके। फाई यहाँ पे क्या है? फाई है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन या फिर क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। तो फाई क्या है? वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है ना। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो है ना, ये एनर्जी क्या होता है? एच न्यू, तो फाई हो जाएगा एच इंटू न्यू नॉट, है ना। यहाँ पे न्यू नॉट क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फाई क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज एच इंटू न्यू नॉट। ठीक है, प्लस में के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पे न्यू नॉट क्या हो जाएगा? न्यू नॉट हो जाएगा बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। सो न्यू नॉट बचे यहाँ पे क्या होगा? न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड के ई मैक्सिमम क्या है? इट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम। थ्योरेटिकली हम लोग बस मैक्सिमम लिखते हैं, एक्चुअल में ये मैक्सिमम नहीं होती। ठीक है, सो इट इज द मैक्सिमम काइनेटिक
एनर्जी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बच्चे मेरी क्या हो गई, ये हो गई मेरी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ से बेटा अगर मैं के ई मैक्स निकालती हूँ तो के ई मैक्स क्या आ जाएगा, है ना। यहाँ से बच्चे अगर मैं क्या करती हूँ, के ई मैक्स निकालती हूँ तो के ई मैक्स क्या आएगा, एच न्यू नॉट इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो के ई मैक्स आ जाएगा एच न्यू आई माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। सो के ई मैक्स क्या हो जाएगा बेटा, सो के ई मैक्स मेरे पास हो जाएगा एच न्यू आई माइनस एच न्यू नॉट, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो के ई मैक्स क्या हो जाएगा, के ई मैक्स हो जाएगा एच न्यू आई माइनस एच न्यू नॉट, है ना। के ई मैक्स हो जाएगा एच न्यू आई माइनस एच न्यू नॉट, सिंपल सी बात है ना। सो कुछ नहीं है, बस इसको रीअरेंज कर रही हूँ मैं। आप बस इतनी बात ध्यान रखो कि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी दो पार्ट्स में यूज हो रही है, एज वर्क फंक्शन एंड एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, ई आई को एच न्यू आई लिख दिया, फाई को एच न्यू नॉट लिख दिया, बस, ठीक है ना। बाकी कुछ है नहीं, राइट। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, न्यू आई की जगह मैं लिख सकती हूँ सी बाय लैम्डा आई। न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, तो न्यू आई की जगह मैं लिख दिया एच सी बाय लैम्डा आई, इट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट की जगह लिख दिया सी बाय लैम्डा नॉट, प्लस में के ई मैक्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लस में के ई मैक्स, प्लस में के ई मैक्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे अगेन लैम्डा आई क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लैम्डा आई यहाँ पे बेटा क्या होगा, लैम्डा आई यहाँ पे हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, सो लैम्डा नॉट बेटा यहाँ पे हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। सो लैम्डा आई इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो बस ये एक और फॉर्म हो गई मेरे पास। देखो एक ही चीज है, बस उसको मैं थोड़ा ओपन करके या थोड़ा फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, थोड़ा वेवलेंथ की टर्म्स में ऐसे लिख रही हूँ, बाकी बात तो आपके पास एक ही है, कुछ अलग थोड़ी ना है, ठीक है ना बेटा। बाकी आपके पास सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई बात, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ आता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्राफ से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। क्या ग्राफ होता है, जैसे कि देखो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू आई माइनस एच न्यू नॉट। सो बेटा अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाती हूँ किसके बीच में, अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ यहाँ पे के ई मैक्स वर्सेस न्यू आई के बीच में, यानी कि इसको अगर मैं वाई एक्सिस पे लूँ, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस पे लूँ तो ठीक है ना। तो अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ किस किस के बीच में, बेटा मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ वाई एक्सिस पे, बेटा मैंने क्या लिया, के ई मैक्स, ठीक है। एक्स एक्सिस पे बेटा मैंने क्या लिया, न्यू आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। सो वाई एक्सिस पे बच्चे मैंने क्या लिया, के ई मैक्स, एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने, न्यू आई, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो देखो कैसा ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, है ना। जहाँ पे m क्या है मेरा, m क्या होती है बेटा, स्लोप बेटा यहाँ पे क्या है, h, है ना, यानी कि पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप यहाँ पे क्या है, h, पॉजिटिव स्लोप है इस ग्राफ का। लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट है बेटा माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। सो इस ग्राफ की स्लोप क्या है बेटा, स्लोप है आपके पास h, एंड इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट बेटा क्या है, इंटरसेप्ट है माइनस एच न्यू नॉट। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विद पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका बेटा जो ग्राफ है मेरे पास कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो बच्चे इसका मेरे पास जो ग्राफ है, ग्राफ बेटा मेरे पास
कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पे इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, स्लोप हो जाएगी बेटा h, एंड इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट मेरे पास हो जाएगा ये, दैट इज माइनस एच न्यू नॉट। ये डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि h आपको पता नेगेटिव होता नहीं है, न्यू नॉट भी नहीं, तो ऐसे इसको हमने ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दिया। तो यहाँ पे के ई मैक्स वर्सेस न्यू आई का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ग्राफ कंपेयर करेंगे तो स्लोप हो जाएगी क्या, h विच इज अ पॉजिटिव स्लोप, एंड इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव विच इज माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। सो इंटरसेप्ट बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा विच इज माइनस एच न्यू नॉट, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो इंटरसेप्ट बेटा क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा मेरे पास नेगेटिव, दैट इज माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी बच्चों को, राइट। सो देखो इस तरीके के ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बेटा मेरे पास काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चे, तो ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन भी मेरे पास काफी ज्यादा पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, वो ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। वो ऐसे पूछ सकता है मेरे पास कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं के ई मैक्स वर्सेस न्यू आई का, है ना, तो वो बोलेगा बताओ ग्राफ की स्लोप क्या होगी, बोलेगा कि ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या होगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और सिंपल से सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस ये ग्राफ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पास काफी ज्यादा बनते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए, तो ये मेरे पास हुई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके सामने है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे चांद सितारे लगा लिया कीजिए, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं यार इससे रिलेटेड ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस, और डायरेक्ट आएंगे फॉर्मूला बेस्ड। कुछ नहीं करना, बस सही फॉर्मूला तुमको लगाने आना चाहिए, बाकी काम तुम्हारा आसान हो ही जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे कि मैंने तुम्हें अभी एक बात बोली थी, मैंने क्या बोला था, मैंने बोलता बेटा इस इक्वेशन में ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो लिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती। मैंने तुमको बच्चे ये बोला था कि हम मैक्सिमम लिख तो रहे हैं, है ना, मैंने ये बोला कि बेटा मैक्सिमम लिख तो रहे हैं, बट एक्चुअल में ये मैक्सिमम होती नहीं है। क्यों नहीं होती, चलिए मैं आपको जरा समझाती हूँ क्यों नहीं होती। जैसे कि देखिए, अब जैसे मान लो कि मेरे पास क्या था, वैसे मैंने बोला कि 10 जूल चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब मान लो जो आने वाली लाइट है उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी है 15 जूल, ठीक है। 10 जूल तो निकालने के लिए चाहिए, आने वाली लाइट की एनर्जी कितनी है, 15 जूल, है ना। तो 10 जूल निकालने के लिए चाहिए, सो काइनेटिक एनर्जी होनी कितनी चाहिए थी, 5 जूल, बट वो 5 जूल नहीं हो पाती, उससे कम ही होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, मान लीजिए कि बेटा ये जो मेरे पास यहाँ था, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा ना, तो ये बाहर निकलते टाइम अपने आसपास वाले भी कुछ इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, है ना। तो चलिए एक बार स्टार्टिंग में फिगर देखते हैं। तो जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले ना अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कोलाइड करेगा, और जब ये कोलाइड करेगा ना, तो उस कोलिजन के अंदर भी थोड़ी सी जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलने से पहले कुछ ना कुछ टकराएगा, कोलाइड करेगा आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से, जिसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट होगी। तो इस थोड़ी सी एनर्जी जब वेस्ट होगी ना कोलिजन में, तो इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो मैक्सिमम नहीं होती। तो बस यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने से पहले अपने आसपास वाले फेलो इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलाइड करता है, और इस कोलिजन के प्रोसेस में एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है ना। इस कोलिजन के प्रोसेस में एनर्जी वेस्ट होती है, इसीलिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो मैक्सिमम नहीं होती, ठीक है। इसीलिए बेटा वो मैक्सिमम नहीं होती, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है ना। तो वही सारी चीजें बेटा यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हेन अ फोटोन हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, है ना, अगर मेरे पास एक फोटोन सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन आ रहा है, इट स्ट्राइक्स विद द इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल एटम, है ना। जैसे सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन आया और वो मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन से टकराया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या,
हम लोग यहाँ पे ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। हर इंसिडेंट फोटोन के लिए एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। हम लोग बेटा यहाँ पे ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि हर इंसिडेंट फोटोन मतलब एक फोटोन से एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, हम लोग बेटा यहाँ पे ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि एक फोटोन से एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अजम्पशन लेके चलते हैं कि फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, मतलब एक फोटोन से एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो वही बात वो यहाँ पे बता रहा है। सो जब एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन आएगा, आके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, फोटोन क्या करेगा, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन बिना किसी टाइम लैग के मेटल के से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, मेटल से बाहर निकल जाएगा। बट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही मैंने बताया था, जब फोटोन सफिशिएंट एनर्जी का आएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको अपनी एनर्जी देगा, तो कुछ एनर्जी तो यूज होगी जो मेटल के साथ, जो अट्रैक्शन होगी मेटल के न्यूक्लियस के साथ, उसको ओवरकम करने में। ठीक है, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड देन इट कोलाइड्स विद अदर फेलो इलेक्ट्रॉन। और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, है ना, वो अपने आस पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा। एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो कंज्यूम्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब ये अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा के बाहर निकल रहा होगा, तो उस प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। हेंस द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट मैक्सिमम, है ना। मतलब अगर फोटोन की सफिशिएंट एनर्जी थी, वो आया, आके इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी को यूज किया न्यूक्लियस से अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए, है ना। अब वो बाकी की बची एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके जा रहा था, बट बाहर निकलने से पहले वो अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जिसके अंदर कुछ एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, तो इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती, लेकिन थियोरेटिकली हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे थियोरेटिकली हम लोग अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही लेते हैं। ठीक है, नाउ जितनी ज्यादा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन, जितनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी। अब देखो वर्क फंक्शन तो फिक्स है ना, है ना, ये तो फिक्स है कि निकालने के लिए 10 जूल चाहिए, ये चीज तो फिक्स है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा, है ना, उतनी ज्यादा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देगा। वर्क फंक्शन तो फिक्स है, ये तो 10 ही है। पहले 15 का आ रहा था तो मान लो काइनेटिक एनर्जी 5 थी, अगर 20 का आएगा तो 10 तो फिक्स ही है, अब काइनेटिक एनर्जी 10 हो जाएगी, है ना। 15 का आ रहा था तो वर्क फंक्शन 10 था, तो बाकी की बची 5 काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अगर 20 का आएगा तो 10 वर्क फंक्शन है, तो बाकी की बची 10 काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सो वर्क फंक्शन तो फिक्स ही है ना। सो ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय फोटोन, ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा बेटा, जितने ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा, जितने ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देगा, है ना। अब वर्क फंक्शन तो फिक्स है, उतनी ज्यादा फिर फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा फोटोन की काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, क्योंकि वर्क फंक्शन तो फिक्स ही है। तो अगर इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो हमारे पास बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है। सो काइनेटिक एनर्जी बच्चे हमारे पास बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की, कुछ क्वेश्चन की। तो इसीलिए फिर कई मैक्सिमम लिखते हैं, बट मैक्सिमम होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होता है तो कई सारी एनर्जी फिर फेलो इलेक्ट्रॉन से टकराता भी है, तो कॉलिजन के टाइम पे कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है इसलिए। ठीक है, तो कुछ एनर्जी हमारे पास वेस्ट हो जाती है इसलिए। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं अब क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं इसी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि बच्चे मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है कितना, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन वो बोल रहे हैं कि फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल के बताओ कितनी होगी। ठीक है, एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड।
और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ व्हेन, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि मेटल जो है ना, मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो एक तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल के बताइए कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी। एक तो बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल के बताइए कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, और दूसरा वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ व्हेन अ रेडिएशन ऑफ 300 नैनोमीटर। अगर 300 नैनोमीटर की एक लाइट गिर रही है ना, अगर 300 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, ठीक है। सो अगर 300 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, ठीक है। सो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है, फिर वो बोल रहा है कि अगर 300 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो सबसे पहली बात, वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा hc/λ0। तो यहाँ से λ0 हम लोग निकाल सकते हैं। वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, hc/λ0। सो λ0 निकालना है। सो λ0 बेटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा hc/φ। क्या हो जाएगा बेटा, hc/φ। अब देखो λ0, अच्छा देखो फाई किस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको दिया हुआ है फाई, ठीक है। सॉरी यहाँ पे फाई आएगा, ठीक है। सो फाई बेटा किस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फिर hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम वाली इस्तेमाल कर ही सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सो फाई बेटा आपको किस में दिया हुआ है, फाई आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो hc की वैल्यू अगर मैं पुट कर देती हूँ, कौन सी वाली, मान लो मैंने पुट कर दिया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फाई कितना है, फाई है आपके पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो hc की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली पुट कर दी, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं थी, फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। अब यहाँ से आपका λ0 डायरेक्टली आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल कर दो, बस इसको सॉल्व करना है। 12400 ये हटाएंगे, ऊपर एक 0 डिवाइड बाय 31, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4000, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ से बेटा आपके पास λ0 कितना आ गया, λ0 आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। बस यही तो करना था, पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो ही चुका है। वर्क फंक्शन मुझे गिवन था, मुझसे वो बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ, है ना। सो बच्चे मेरे को वर्क फंक्शन गिवन था, वो बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए, ठीक है। सो वर्क फंक्शन गिवन था, सो वो बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। तो बता दी, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc/λ0, क्योंकि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लेके हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब उसने बोला है कि जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, हमें यानी कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है 300 नैनोमीटर। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो वो क्या हो जाएगी hc/λI, है ना। अब ये नैनोमीटर में है तो hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर वाली रख दो। वो कितनी थी, वो थी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय λI कितना था, 300 नैनोमीटर। λI कितना था बेटा, 300 नैनोमीटर। बस इसको पुट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। सो मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 124 डिवाइडेड बाय 30। यहां से बेटा ये आ जाएगा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहां से एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की क्या आ जाएगी, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और वर्क फंक्शन भी आपको पता ही है कितना है। सो वर्क फंक्शन कितना है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालना क्या है, के मैक्स निकाल सकते हैं। हमको पता है कि EI क्या होता है, फाई प्लस में के मैक्स, ठीक है। यहां से बेटा के मैक्स क्या हो जाएगा, के मैक्स यहां से हो जाएगा EI माइनस फाई, है ना। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना बेटा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो के मैक्स क्या हो जाएगा, EI माइनस फाई। सो EI कितना है,
4.13, फाई कितना है 3.1, सो ये कितना हो जाएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ से के ई मार्क्स आ जाएगा बेटा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही मुझे निकालना था और मैंने निकाल लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है, यही बेटा मुझे निकालना था और मैंने निकाल लिया, ठीक है, क्लियर है ना। सो यहाँ से हम लोगों ने कर लिया क्या, के ई मैक्स, जो कि बेटा कितना आ गया, जो कि मेरे पास आ गया 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। सो इट विल बी 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्लियर है आप सभी बच्चों को, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। सो फाई हमको पता था, लैम्डा नॉट हमको निकालना था, ठीक है, लैम्डा नॉट हमको निकालना था, ठीक है, हमने निकाल लिया, है ना, सिंपल HC बाय लैम्डा नॉट से, राइट। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पता थी, वहाँ से हमने एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकाल ली। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हमको पता थी, वहाँ से बेटा हमने क्या किया, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकाल ली, ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकाल ली, ठीक है, एंड फाई हमको पता था, वहाँ से हमने के ई मैक्स निकाल लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक बारी, है ना, या फिर एक काम करते हैं, इससे पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए, बड़ा बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना, थोड़ा सोच समझ के उसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। सो अगर मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इफ एक मेटल है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, इफ मेटल बेटा एक है मेरे पास जिसका वर्क फंक्शन कितना है, जिसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो, ठीक है, उसका वर्क फंक्शन कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बेटा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितनी है, सो वो है मेरे पास 300 नैनोमीटर, ठीक है। सो अगर मेरे पास एक कोई मेटल है, उसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितनी है, वो है बेटा 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, ठीक है। सो आपको बताना है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो करिए जरा खुद से एक बार सॉल्व करो इसको, ठीक है ना, है ना, आप लेक्चर को रोक के भी आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बढ़िया सवाल है, इस सवाल में एक छोटी सी गलती आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछती हूँ, ठीक है। सो मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है 300 नैनोमीटर। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की के ई मैक्स क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गिवन है, यहाँ से मैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अगर निकालूं तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी HC बाय लैम्डा आई, है ना, तो कितना है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा आई कितना है 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितनी आ जाएगी, सो वो आ जाएगी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सभी बच्चों ने आई थिंक इतना कर ही लिया होगा। सो यहाँ से बेटा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितनी आएगी, सो वो आएगी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी आएगी बेटा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब देखो फाई आपको पता है कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मुझे पता है बच्चे क्या कर रहे हैं, के ई मैक्स निकालने में लगे हुए हैं, ऐसे कि मैम ई आई होता है 5 प्लस में के ई मैक्स, है ना। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम के ई मैक्स कितना होगा, यही कर रहे हो सभी के सभी, हाँ बिल्कुल सही, यही करेंगे। सो के ई मैक्स हो जाएगा ई आई माइनस 5, सो ई आई कितना है 4.13, 5 है 5, है ना। तो अब तुमने निकाला है कि मैम जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, तुम निकाल के बैठे हो नेगेटिव में, मेरे को पता है -0.8 समथिंग जो भी निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो यार के ई मैक्स नेगेटिव आ रहा है, आप खुद ही देखो ना, यहाँ से तो के ई मैक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन क्या बेटा के ई मैक्स नेगेटिव हो सकता है क्या, अब तुम इतना बताओ, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, देखो अगर ऐसे कर रहे हो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकाली, फिर माइनस करेंगे, के ई मैक्स निकालेंगे,
है ना। तो बेटा ये नेगेटिव आ रहा है ना, के मैक्स तो नेगेटिव आ रहा है, के मैक्स तो फिर क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। क्या के मैक्स नेगेटिव हो सकता है? नहीं, के मैक्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगर तुम नेगेटिव निकाल के बैठे हो तो बहुत ही गलत बात है। अरे बेटा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव आपके पास हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो बच्चे आपके पास नेगेटिव हो ही नहीं सकती, राइट। तो फिर पहले चेक तो कर लो कि क्या यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा भी कि नहीं होगा। सो मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है वो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर ऐसा होगा तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर ऐसा होगा बेटा तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, है ना। अब देखो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या है, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे तो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कम आ रही है ना बेटा, 5 से कम आ रही है ना। देखो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कम है, मतलब आ रही है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चाहिए 5, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे ना। तो बेटा इस केस में देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा यहाँ पे होगा ही नहीं। सो इस केस में ना बेटा देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं यार। ठीक है, सिंपल सी बात है, राइट। सो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चे यहाँ पे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तुम क्यों काइनेटिक एनर्जी निकालो? पहले चेक तो कर लो। काइनेटिक एनर्जी तो तब निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे, सो फिर काइनेटिक एनर्जी क्यों निकालनी ना इलेक्ट्रॉन की? तो काइनेटिक एनर्जी क्यों निकालनी इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो इसलिए पहले चेक कर लेना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा भी कि नहीं होगा। अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा है 5 से, पीछे अभी कंडीशन लिखवाई थी, भूल गए क्या? देखो मैंने बताया था अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 5 से ज्यादा है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत ही जरूरी बातें हैं बेटा, आपको इन सारी की सारी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चे आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी के सभी मेरे पास है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा सवाल है। ठीक है ना। बस क्वेश्चन को समझना सीखो। अगर एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे तुम समझना सीख गए, अगर एक बार ये सीख गए कि क्या आपके पास गिवन है और आपके पास पूछा क्या है, तो आप वैसे ही चीज़ों को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो आपसे बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻15 हर्ट्ज है, व्हेन इट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, जब वो मेटल के सरफेस पे गिरी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, it is double than the photoelectrons which emitted by the electromagnetic radiation of frequency 3 × 10⁻15 hertz on the same metal। तो वो बोल रहा है कि जब सेम मेटल पे 3 × 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिरी, जब सेम मेटल पे 3 × 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिरी, 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिरी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जब 5 × 10⁻15 हर्ट्ज की गिरी तो काइनेटिक एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी के डबल थी, यानी कि इसकी 2 टाइम्स थी इस काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, मतलब जब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरी तो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ये वाली काइनेटिक एनर्जी के डबल थी। अब वो बोल रहा है कि इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, यानी कि न्यू नॉट बताओ क्या होगा, है ना। यानी कि न्यू नॉट बताइए कि न्यू नॉट क्या होगा, न्यू नॉट बताइए कि न्यू नॉट क्या होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है कि पहले केस में
वो बोल रहा है कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चंस को समझो, बस क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बाकी तो बस फॉर्मूला ही लगाना है बेटा, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझिए। तो उसने बोला है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻15 हर्ट्ज, जब 5 × 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन गिरी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल then the photoelectrons which are emitted by the electromagnetic radiation of frequency 3 × 10⁻15 hertz which falls on the same metal। तो वो बोल रहे हैं जब 3 × 10⁻15 hertz की लाइट गिरी उस मेटल पे, सेम मेटल पे सब कुछ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकले, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, और जब 5 × 10⁻15 hertz की गिरी तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उसकी काइनेटिक एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी के डबल है। आप बताओ कि फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की क्या होगी? सिंपल सी बात है, वो कुछ बोल रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इसके डबल है, इसके डबल है, बस सिंपल सी बात है। तो केस 1 क्या है? केस 1 है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, है ना, और काइनेटिक एनर्जी है KE1 मान लो, ठीक है, KE1। केस 2 क्या है? केस 2 है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है 5 × 10⁻15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या है? 5 × 10⁻15 हर्ट्ज, और अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी KE2 है वो इस KE1 के डबल है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ KE1 है। आपको बताना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगानी है और सॉल्व करना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगानी है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले केस में देखो, फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है hν(I) - hν0। hν0 यही तो होती है ना काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? h इंटू में ν(I), KE1 लिख देती हूँ। ν(I) कितना है? 3 × 10⁻15 हर्ट्ज माइनस hν0, KE1 ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है? काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है बेटा आपके पास? अगेन h इंटू में ν(I) कितना है? 5 × 10⁻15 हर्ट्ज माइनस hν0, ठीक है, ये है। अब आपको पता है KE2 इज 2 टाइम्स ऑफ KE1, KE2 इज, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इसके डबल है ना, तो KE2 क्या है बेटा? KE2 है 2 टाइम्स ऑफ KE1, है ना। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इसके डबल है, तो इसको इसके डबल कर दो बस। KE2 क्या है बेटा? KE2 आपके पास है h इंटू 5 × 10⁻15 माइनस hν0, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ KE1, है ना, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। सो 2 इंटू h इंटू 3 × 10⁻15 माइनस hν0, ठीक है, क्लियर है। सो ये कितना हो जाएगा? h इंटू 5 × 10⁻15 माइनस hν0, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 × 10⁻15 इंटू h माइनस 2hν0, ठीक है, माइनस 2hν0। सिंपल है ना। ये माइनस 2hν0 इधर जाके 2hν0 बन जाएगा, तो 2hν0 माइनस hν0 तो आ जाएगा hν0, माइनस 2hν0 इधर जाके 2hν0 हो जाएगा। सो 2hν0 माइनस 2hν0 ये हो जाएगा hν0, ठीक है। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻15 इंटू में h, ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना। सो माइनस 5 × 10⁻15 इंटू में h। अब आपका देखो h कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? तो ν0 आ जाएगा, 10⁻15 कॉमन, 6 माइनस 5 आ जाएगा 1, सो ν0 आ जाएगा 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। सो ν0 आ जाएगा 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। सो ν0 बेटा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 10⁻15 हर्ट्ज, बस इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ν0 बेटा कितना आ जाएगा? ν0 आ जाएगा 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है, क्लियर है। तो बस इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको इन क्वेश्चंस का
ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है ना। बस उसने बोला कि जब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर रही है तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है, जब इतने की गिर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके डबल है। बस हमने उसी चीज का इस्तेमाल किया है और फिर इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, बस बेटा हमने उसी चीज का इस्तेमाल किया है एंड इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बढ़िया सवाल है। सवाल वही है, बस जो कंडीशन वो दे रहा है उस कंडीशन को तुमको ध्यान से सुनना है, समझना है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ये देखना है। जरूरी चीज ये है, और क्या पूछा है ये जरूरी है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रख के करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है देखो। द वेवलेंथ टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर। तो वो बोल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए जो वेवलेंथ चाहिए वो कितनी है, वो है 200 नैनोमीटर। ठीक है, सो यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है एक तरीके से। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए जो वेवलेंथ चाहिए वो है 200 नैनोमीटर। यानी कि बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि बच्चे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद हाफ द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन को मेरे साथ ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस विद फोटो इलेक्ट्रॉन्स with half the kinetic energy of photoelectrons emitted by radiation of wavelength 120 nanometer। वो बोल रहा है calculate the wavelength निकालनी है required to produce photoelectrons with half the kinetic energy of photoelectrons emitted by the radiation of wavelength 120 nanometer। तो वो बोल रहा है 120 नैनोमीटर की जब लाइट गिरी तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ना कितनी वेवलेंथ की लाइट चाहिए आपको ये बताना है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 120 नैनोमीटर की जब लाइट गिरी तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 120 नैनोमीटर की जब लाइट गिरी उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ होगी ke। ठीक है, अब इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो उसके लिए कितनी वेवलेंथ की लाइट चाहिए बेटा आपको ये बताना है। उसके लिए कितनी वेवलेंथ की लाइट चाहिए बच्चे आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसके लिए कितनी वेवलेंथ की लाइट चाहिए आपको ये बताना है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है 200 नैनोमीटर, है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दी ही हुई है 200 नैनोमीटर। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, है ना। तो अगेन पढ़ सकते हो, कैलकुलेट द वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन्स विद हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 120 नैनोमीटर। तो जब 120 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हाफ काइनेटिक एनर्जी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वेवलेंथ चाहिए लाइट की वो बताओ। ठीक है, उसे हाफ काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना, उनको हाफ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकालने के लिए जो वेवलेंथ चाहिए लाइट की वो बताओ। सिंपल सी बात है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन ही है। ठीक है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता है, यहाँ पे पता है कि 120 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। पहले तो ऐसा ही करते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि लैम्डा नॉट है 200 नैनोमीटर और गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ 120 नैनोमीटर, यानी कि लैम्डा आई कितना है 120 नैनोमीटर। यहां से पहले क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सो आपको पता है क्या होता है, एच न्यू आई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो एच न्यू आई क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा आई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एच सी बाय लैम्डा आई माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा आई माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें से अगर मैं एच सी कॉमन ले लूंगी तो 1 अपॉन लैम्डा आई कितना है 120, सो 1 अपॉन 120 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट कितना है 200,
1 अपॉन लैम्डा आई माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा आई कितना है 120 और लैम्डा नॉट कितना है बेटा 200। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गई ये वाली इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी अगर है तो उसके लिए वेवलेंथ बतानी है तो कर सकते हैं, है ना। तो केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं, है ना। केस 2 क्या हो जाएगा अगेन, एच सी बाय लैम्डा आई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। केस 2 के अंदर लैम्डा आई हमको निकालना है, लैम्डा नॉट तो कितना है, लैम्डा नॉट तो 200 ही है, डिवाइड बाय 200 प्लस, अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये वाली की आधी, है ना। इस केस की काइनेटिक एनर्जी इसकी आधी है तो इसकी आधी कर देते हैं, इसकी आधी करके पुट कर देते हैं, है ना। सो जाएगा प्लस में क्या है यहाँ पे, प्लस में हाफ इंटू में एच सी 1 अपॉन 120 माइनस 1 अपॉन 200। मतलब क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी ना वो इसकी आधी थी तो इसकी आधी करके मैंने पीछे पुट कर दिया। अब बस यहाँ से क्या करना है, लैम्डा आई निकालना है तो निकाल ही सकते हो, है ना। देख सकते हो एच सी कैंसिल हो गया। सो 1 अपॉन लैम्डा आई क्या हो गया 1 अपॉन 200 प्लस में ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 240 माइनस 1 अपॉन 400, ठीक है। 1 अपॉन 200 प्लस 1 अपॉन 240 माइनस 1 अपॉन 400, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 400, है ना। बस बाकी काम तो मैथ्स का ही है, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो और निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा आई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1 अपॉन 400, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 240, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 400 प्लस 1 अपॉन 240, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आई जो आपके पास आएगा, लैम्डा आई आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1200 बाय 8, 1200 बाय 8, तो हो जाएगा 8 1 जा 8 5 जा 40, 150 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, सो यहाँ से बचे आपके पास लैम्डा आई कितना आ जाएगा, लैम्डा आई बेटा आपके पास आ जाएगा 150 नैनोमीटर। यानी कि अब मुझे 150 नैनोमीटर की लाइट गिरानी पड़ेगी, 150 नैनोमीटर की लाइट गिरानी पड़ेगी, तब जाके आधी काइनेटिक एनर्जी के साथ फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। यानी कि बेटा मेरे को 150 नैनोमीटर की लाइट गिरानी पड़ेगी तब जाके मेरे पास आधी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। तो बस इस तरीके से आपको बेटा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। क्लियर है बच्चों सभी को, है ना, क्लियर है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत आती है कोई कंफ्यूजन आता है लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दिया करो, आई श्योरली रिप्लाई, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगी आपके डाउट्स का। आपकी कोई कंफ्यूजन आती है तो उस चीज़ का मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो बस निकाल लिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली पहले, फिर इसका आधा करके यहाँ पुट कर दिया, फिर यहाँ से लैम्डा आई निकाल लिया, बस यही करना था, ठीक है। चलो अब बेटा होमवर्क क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, देखो होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को करके मेंशन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है खुद से करके। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द मेटल सरफेस द फोटो इलेक्ट्रॉन्स नेवर कम्स आउट बाय ऑरेंज लाइट। तो बोल रहे एक मेटल सरफेस से ना फोटो इलेक्ट्रॉन ऑरेंज लाइट गिरने पर बाहर नहीं निकल रहे, बट कम्स फ्रॉम ग्रीन लाइट, लेकिन ग्रीन लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। सो ऑरेंज लाइट जब गिरी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है, बट जब ग्रीन लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। तो वेवलेंथ का फर्क होता है ना, विबग्योर आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो प्रिडिक्ट अबाउट द इजेक्शन ऑफ लाइट, वो बोल रहा है बताओ अगर रेड लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या, ब्लू लाइट गिरने पर निकलेंगे क्या, येलो लाइट गिरने पर निकलेंगे क्या, है ना। तो आपको ये सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पता है, आपको पता होगा वेवलेंथ वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। थोड़ा बस वही दिमाग लगाना है। सो ऑरेंज लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे, लेकिन ग्रीन लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ऑरेंज लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे बेटा, लेकिन ग्रीन लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ग्रीन लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। सो आपको बताना है क्या रेड लाइट से निकलेंगे, क्या ब्लू लाइट से निकलेंगे, क्या येलो लाइट से निकलेंगे, ठीक है। सो आपको बेटा बताना है क्या रेड लाइट से निकलेंगे, ब्लू लाइट से निकलेंगे, या फिर येलो लाइट से निकलेंगे, येलो लाइट से निकलेंगे, ठीक है ना। तो सोचना,
ज़रा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सबका आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं और देखते हैं, है ना। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि भाई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे तो भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जो आपको लगे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक लाइट सोर्स है, काफी सिंपल सा सवाल है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा एक्स, नहीं सॉरी ये लैम्डा है, ठीक है। सो एक लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, एक मेटल पे गिरा और फोटो इलेक्ट्रॉन निकले विथ के मैक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो बोल रहा है कि जब लैम्डा वेवलेंथ की लाइट गिरी मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसकी के मैक्स है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो बोल रहे हैं एक और लाइट सोर्स था जिसकी वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा बाय 3 थी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी के मैक्स है, काइनेटिक एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल रहे वर्क फंक्शन बताओ, बड़ा ही सिंपल सी बात है यार, ये तो 2 इक्वेशन बनाओ, लगा दो, सॉल्व कर लो, वर्क फंक्शन बताना है। सो बोल रहे कि पहले लैम्डा लाइट गिरी तो उसका क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जब उसी मेटल पे, सेम मेटल पे लैम्डा बाय 3 की लाइट गिरी तो आपके पास निकलने वाली इलेक्ट्रॉन्स की के मैक्स है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपको बताना है कि वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन क्या होगा ये बताना है, सिंपल है ना। तो बता सकते हो, इक्वेशन बना लो यार। फर्स्ट वाला केस, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। सो फर्स्ट वाले केस में HC बाय इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है लैम्डा, इट इज इक्वल टू 5 प्लस में के मैक्स है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ हो गई लैम्डा, वर्क फंक्शन हो गया 5, के मैक्स हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वाले केस में बेटा HC बाय इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है लैम्डा बाय 3, ठीक है, लैम्डा बाय 3, वर्क फंक्शन हो गया 5 और के मैक्स कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस 2 इक्वेशन बन गई यार, सॉल्व कर लो, निकाल लो, बहुत ही सिंपल है, बाकी काम बस मैथ्स का है ना। सो कुछ नहीं किया, EI क्या होता है HC बाय लैम्डा, तो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है लैम्डा, वर्क फंक्शन 5, के मैक्स 1। इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है लैम्डा बाय 3, वर्क फंक्शन है 5, के मैक्स है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मैक्स है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मैक्स है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब सॉल्व कर लो इनको और निकाल लो। देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा, देखो क्या इक्वेशन बनी आपके पास, अब आपके पास क्या इक्वेशन बनी, देखो HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम ना ऊपर वाली इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 5 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूरी इक्वेशन को मैंने ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, सिंपल है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों को माइनस कर दो, है ना, दोनों को माइनस कर दो, तो इसको माइनस करेंगे तो या तो 0 आ जाएगा, 3 5 माइनस 5 बचेगा बेटा 2 5, 3 5 में से 5 चला गया तो बचेगा 2 5 एंड ये आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बेटा दोनों को माइनस कर दिया अब हम लोगों ने, है ना, इसको और इसको, तो ये और ये तो 0 ही हो गया, 3 5 माइनस 5 2 5 बचा, 3 माइनस 4 1। सो 2 5 बेटा कितना हो गया, 2 5 हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 5 हो गया बेटा 1/2 यानी कि हो गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि बच्चे 5 कितना हो गया, सो 5 मेरे पास हो गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वर्क फंक्शन कितना आ गया मेटल का, सो वर्क फंक्शन बेटा मेरे पास आ गया कितना आ गया वर्क फंक्शन, सो वर्क फंक्शन आ गया C, ठीक है। तो आंसर हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो बस ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग सॉल्व, है ना। इसी तरीके से बेटा आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, देखो इक्वेशन तो वही है हमारी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वही है यार, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बस ये है कभी कुछ कंडीशन दे देगा, कभी कुछ वैल्यू दे देगा, है ना। तो बस आपको बस ये समझना है, क्वेश्चन को समझना सीखना है ना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को कैसे समझोगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ पाओगे, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी। फिजिकल में न्यूमेरिकल से अभी डर लगता है तो हमेशा लगेगा, वो डर तब तक नहीं भागेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। बट अगर एक बार ये सोच लोगे ना कि हाँ मुझे करना है, मैं कर लूंगा, तो अपने आप चीज़ें अपने आप होने लगेगी। तो मुश्किल मत समझो किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को आसान समझो, अपने आप चीज़ें
आसान बनती जाएगी। वो कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो अगर आप मुश्किल सोचोगे तो हमेशा ही मुश्किल लगेगा, आसान सोचोगे तो यार हमेशा ही आसान लगेगा, है ना। तो इसीलिए कभी भी न्यूमेरिकल्स को ऐसा मत समझो कि बहुत मुश्किल है या मुझसे होते नहीं है या मुझसे कैलकुलेशन नहीं होती। बेटा होगा आपसे, आप कोशिश तो करो। कभी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके मत बैठो, ठीक है। कभी भी कैलकुलेटर को साथ में लेके मत बैठिए, ठीक है। हमेशा खुद से कैलकुलेशन करो, है ना, खुद से करो, क्योंकि पेपर में भी खुद से ही करनी है, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा हमारे को, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। हो सकता है पहली बारी में क्वेश्चन समझ में ना आए, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, जरूर समझ में आएगा। और जब इतनी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अपने आप आपको पहली बारी में ही फिर आगे से समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को जरूर चाहिए यार, सबका कमेंट सेक्शन के अंदर, सबको इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है ना। ऑरेंज लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे, ग्रीन लाइट से हो रहे हैं। देखो वीबीआर में भी तो वेवलेंथ का कुछ फंडा होता है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो देखना है कि भाई रेड से निकलेंगे क्या, ब्लू से निकलेंगे, येलो से निकलेंगे, या फिर हम पता नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। तो जो भी आंसर आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है बेटा। क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया। सो अब बाकी की जो चीज़ें हैं हमारी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर अप कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में रेडबर्ग फॉर्मूला एंड देन बोहर्स मॉडल। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।